नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना का जो नया संक्रमण है बहुत ही विकराल रूप में है। खासकर भारत जैसे देश में पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। अन्य देशों में भी हालात बड़े विकराल हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही हाशिए पर रही है। इस वजह से यह समस्या और बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में विशेष जानकारी टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से प्राप्त कर ली होगी। आज इसी वायरस के संदर्भ में कुछ बातें आपसे होंगी और ये प्रयास किया जाएगा कि इस वायरस के प्रॉपर्टी को जानें, गुणों को जानें, ये क्या करता है, कैसे फैलता है, और हो सकता है जानने के बाद हम उसे एक हद तक कंट्रोल करने में व्यक्तिगत स्तर से ही प्रयास करें तो कंट्रोल कर सकते हैं। कोरोना वायरस का जो नया संक्रमण आया है उसका जो नाम रखा गया है, उसका नाम SARS-CoV-2 रखा गया है। SARS-CoV-2 यह जो वायरस है एक तरह से पूर्ण परजीवी होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में 6 फीट की दूरी तक श्वसन के दौरान यानी सांस लेने के दौरान मुंह से या नाक से जो पानी की बूंदें निकलती हैं या छींक के थ्रू या खांसने के थ्रू जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, वो उसी के द्वारा पर्सन टू पर्सन फैलता है। ये कभी कभी लोग खांसते हैं या छींक आती है तो वो सरफेस पर वो ड्रॉपलेट पड़ जाते हैं, तो सरफेस पर भी वायरस प्रेजेंट हो जाता है। तो यह विषाणु सतह पर भी मौजूद रहता है, जो सतह छूने से नाक, मुंह तथा आँख के द्वारा इस शरीर के अंदर पहुंच जाता है। इसका मुख्य संक्रमण श्वसन नली के द्वारा ही होता है। यह देखने में आया है, यह वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करने के 5वें दिन से अपना असर दिखाना शुरू करता है और 14वें दिन तक पूरे रूप में आ जाता है, पूरे रंग में आ जाता है। जब यह शरीर में प्रवेश करता है तो फेफड़े की जो एपिथेलियल कोशिका को संक्रमित करता है। जो मेम्ब्रेन होती है झिल्ली, उसको पहले संक्रमित करता है और संक्रमण का जो मेन रास्ता होता है, सबसे पहले ऊपर की तरफ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, पहले उनको संक्रमित करता है और उसका जो मेन मकसद ये होता है कि लंग्स तक जाना है, जिसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, वहाँ तक पहुँचता है। और एक तरह से जब ये पहुँचता है एपिथेलियल कोशिका में, तो इस वायरस का जो प्रोटीन, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, वो मेजबान कोशिका के रिसेप्टर से जुड़ जाता है, ग्राही से जुड़ जाता है, जो ग्राह्य करते हैं, और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, उसको इंटरप्ट कर देता है, पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। प्रवेश करने के बाद यह वायरस बहुत तेज़ी से रिप्लिकेशन के द्वारा, या जिसको हम हिंदी में द्विगुणन कहते हैं, के द्वारा अपनी संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है और तब तक बढ़ाता है जब तक कि कोशिका खत्म नहीं हो जाती, डेड नहीं हो जाती। और यह पूरी प्रक्रिया जो है श्वसन नली के ऊपरी भाग में होती है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ लक्षण आने लगते हैं, यानी 5वें दिन तक आ जाता है। ये पहले दिन इन्फेक्शन के बाद 5वें दिन 3-4 दिनों के अंदर ये घटना होती है। इसके बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं और लक्षण में क्या आते हैं? सूखी खांसी, सांस लेने में की गति जो है थोड़ी तेज़ हो जाती है, तकलीफ सी होती है, बुखार, सर में दर्द, मांसपेशियों में कभी दर्द होते हैं, थकान, और कुछ मरीजों को डायरिया की भी शिकायत रहती है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। तो इसका जो संक्रमण है ऊपर की श्वास नली से लेकर नीचे की श्वास नली तक होता है और यहीं पर जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। और इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसके बीच और इस वायरस के बीच जो है एक वार होता है, कि युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो ज़्यादा ताकतवर होता है, अगर प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा ताकतवर होती है तो ये वायरस धीरे धीरे अपना प्रभाव खत्म कर देता है, यानी चला जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर वायरस की क्षमता ज़्यादा है, वह प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो धीरे धीरे
लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। और ख़ासकर ये देखने को मिलता है जो नौजवान होते हैं, नौजवानों की प्रतिरोधक क्षमता चूँकि ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें जो इन्फेक्शन है 80% लोगों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। 4, 5, 6 दिन 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है अगर वो आइसोलेट हो गया है। लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं या जिन्हें कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, उनके साथ समस्या कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो जो 80% जो 100% रोगी हैं, उसमें जो 80% लोग हैं, उस 80% लोग जो हैं वो एक तरह से सामान्य संक्रमण के द्वारा 5, 6, 7 दिन, 8 दिन में या 14 दिन तक आइसोलेट होने के बाद धीरे वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता क्योंकि ज़्यादा होती है। 13.8% सामान्य सेवर डिजीज़ में आ जाते हैं और 6.1% जो है वो क्रिटिकल डिजीज़ के रूप में आ जाते हैं। यानी 6.1% के अंदर जो होता है उनके ये वायरस जो है उनके लोअर लंग्स में पूरी तरह इन्फेक्शन हो जाता है और 80% जो लोग हैं उनका इन्फेक्शन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर ही रह जाता है, लंग्स तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाता है और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वहीं टकरा जाता है और ख़त्म हो जाते हैं। तो जो इस वायरस का जो मेन टारगेट होता है, जो मेन फोकस होता है, वो फोकस होता है लंग्स पर, यानी फेफड़े पर। और धीरे धीरे जब लगातार ये इन्फेक्शन फैलने लगता है तो फेफड़े में निमोनिया जैसी समस्या हो जाती है और फेफड़े में जो पैचेज बन जाते हैं, सांस की दर बहुत तेज़ी से तेज़ हो जाती है। फेफड़े के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि एल्वियोलाई होते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और संक्रमण के कारण एल्वियोलाई की जो पतली लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे वो मोटी होने लगती है। इस एल्वियोलाई का या इसी को हम एयर सैक कहते हैं या इसको हवा का थैला कहा जाता है, इसमें एयर की जगह आमतौर पे तरल पदार्थ भर जाते हैं और तरल पदार्थ भर जाने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और इस प्रकार शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो बंद हो जाती है और आपूर्ति बंद होने की वजह से जो क्रिटिकल केसेस होते हैं कुछ मामले में वेंटिलेटर पर रखकर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है, लेकिन सफलता बहुत कम ही मिलती है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इस बात की है कि जिससे पहले से कोई बीमारी होती है, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, लीवर, किडनी या हृदय रोग की समस्या है, फेफड़े से संबंधित पुरानी समस्या रही हो, टीबी रही हो, निमोनिया रही हो या कैंसर के दौरान जब कीमोथेरेपी होती है तो इस दौरान जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है और कम होने की वजह से और एक तरह से फेफड़े में जो पैचेज बन जाते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती और ऑक्सीजन सप्लाई न होने की वजह से होता क्या है कि जो पूरे मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाते हैं, ज़्यादातर ऑर्गन लीवर, किडनी वगैरह वगैरह कई ऑर्गन जो है तो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने की वजह से अल्टीमेटली व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये एक तरह से कोरोना वायरस का जो चक्र है बॉडी में कैसे पहुंचता है। दूसरी चीज़ अब ये समझना है कि आखिर इस बीमारी से यानी इस कोरोना वायरस से कैसे हम निपटें, कैसे इसको समझें कि हमको कोरोना की डिजीज़ है या नहीं। तो पहले कोरोना के लक्षण समझिए। आमतौर पे ज़रा से किसी को बुखार हो रहा है या थोड़ी दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है तो लोग अपने आप को कोविड समझ ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना के लक्षण क्या क्या है पहले उन्हें समझने की ज़रूरत है। कोरोना के जो लक्षण है वो तेज़ बुखार, और तेज़ बुखार का मतलब है कि वो 103, 104 तक जा रहा है, 104 से ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये समझ लीजिए एक तेज़ बुखार एक लक्षण ये है। सूखी खांसी, सूखी खांसी का मतलब ये है जिस खांसी में कफ ना आए, यानी खांसता रहता है लेकिन कफ नहीं निकलती है, ये दूसरा लक्षण ये है। सांस लेने में दिक्कत, मतलब अगर आप सांस लेते हैं और सांस लेने में लगभग 1 मिनट तक या 45-50 सेकंड तक अगर आप अपनी सांस को रोक लेते हैं, इसका मतलब आपका ठीक ठाक मामला है। और अगर 15-20 सेकंड तक सांस ले नहीं रोक पा रहे हैं, इसका मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और दिक्कत हो रही है तो एक सिग्नल यह भी है। दूसरी तरह से कि अगर मान लीजिए कि स्वाद बदल जाता है, स्वाद बदलने के साथ कभी हेडेक की समस्या है, सर भारी रहता है, मांसपेशियों में दर्द भी होते हैं, कभी कभी कुछ नए लक्षण में लूज मोशन की शिकायत आई है, पैरों में घुटने के नीचे दर्द रह रहा है, ये भी एक समस्या है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कोविड से जुड़ी हो, लेकिन कुछ मरीजों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिली है। और सर में भारीपन एक कॉमन चीज़ है। और धीरे धीरे एक तरीके से सांस लेने में दिक्कत जो है ये अगर होने लगे
तो आप समझिए कि थोड़ी बहुत समस्या है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। अब जो नए स्ट्रेन आए हैं वायरस के, उनको देखिए आप क्या है। अब जो जो कोरोना की दूसरी लहर है, उस दूसरी लहर में जो स्ट्रेन है वायरस के, जो न्यू टाइप हैं, न्यू वेरिएंट आ गए हैं, उसमें आप एक यूके स्ट्रेन है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, अफ्रीकन स्ट्रेन है, और इसमें कुछ स्ट्रेन जो डबल म्यूटेंट हैं, इनका था कि 2 बार उत्परिवर्तन हो गया, जिसकी वजह से वायरस अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया और वो कहीं पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब समस्या ये है कि अब कैसे टेस्ट करेंगे आप? तो टेस्ट के जो पहले तरीके थे 2020 में, जो जिस तरह के लोग टेस्ट कर लेते थे, उसमें ट्रूनाट मशीन से करते थे, एंटीजन किट से करते थे। तो ट्रूनाट मशीन, एंटीजन किट, अगर कोई भी हल्का फुल्का वायरस के वायरल, सामान्य वायरल फीवर है तो उसको भी पकड़ लेता है और पार्टी बता देता है, तो उसे अच्छा नहीं माना जा सकता। और आर-टी-पी-सी-आर टेस्ट है जो सबसे ऑथेंटिकल माना जाता है। आर-टी-पी-सी-आर टेस्ट से भी कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, रिपोर्ट नेगेटिव आने की वजह से लेकिन लक्षण दिखाई देते हैं। तो एक और भी माध्यम हो सकता है, सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। सीटी स्कैन में फेफड़े में जो है वो पैचेस दिखाई देने लगते हैं, और पैचेस दिख रहे, आप डॉक्टर सलाह देता है अगर सीटी स्कैन कराने के लिए, अगर आर-टी-पी-सी-आर टेस्ट से क्लियर नहीं हो रहा है तो सीटी स्कैन एक दूसरा माध्यम जिसके थ्रू फेफड़े में जो पैचेज हैं वो पैचेज देख कर बताया जा सकता है कि फला व्यक्ति को समस्या है। और इसका मतलब ये नहीं बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ नहीं करना चाहिए, जब तक सलाह न दें। तो कभी कभी सीटी स्कैन भी अगर नहीं क्लियर हो पाता है तो 2 ब्लड के टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट में क्या है, सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं जिसको, सीआरपी लेवल चेक करवा लें या डी डाइमर चेक करवा लें, तो ब्लड से ये पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो उस के आधार पर भी दवा की जा सकती है। लेकिन ये डॉक्टर सलाह देता है, अगर इन 4 आर-टी-पी-सी-आर टेस्ट से या सीटी स्कैन से क्लियर नहीं हो रहा है तो ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें सीआरपी लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, या आप डी डाइमर के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। अब कोरोना के लक्षणों को जानने के लिए आमतौर पे अगर आप जाते हैं बाहर चेक करवाने के लिए, तो घर में भी एक समस्या है, घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके आप थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि इसका सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे एक थर्मामीटर आपको हमेशा रखना चाहिए अपने पास। थर्मामीटर से आप बुखार नाप सकते हैं कि क्या लेवल है। अगर 99 या 100 के आसपास बुखार है तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, उसे सामान्य बुखार मान के चला जाए। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ऑक्सीजन का लेवल टेस्ट करता है, और ये भी देखें अगर ऑक्सीजन जो है आमतौर पर 98-99 रहता है, 95 तक जो सामान्य माना जाता है, 95 से नीचे आ रहा है, 94-93 की तरफ आ रहा है, तो इसे हल्के में न लें, इसे समझ लें कि हाँ लगता है कि इन्फेक्शन का कुछ लेवल, प्राइमरी लेवल आ गया है, और ये आप पल्स ऑक्सीमीटर के ऑक्सीजन टेस्ट से आप पता कर सकते हैं। और अगर ऐसी समस्या आती है, टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद फिर देखा जाए कि क्या कर सकते हैं हम अपने स्तर से, तो क्या करें आप। एक चीज़ बड़ी है, फेफड़े की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में क्या है, सांस को रोकें और छोड़ें। रोकने छोड़ने से क्या होता है, फेफड़ा फैलता सिकुड़ता है, और जिस वजह से फेफड़े की एक एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरी चीज़, गुब्बारे फुलाएं और मुंह से हवा छोड़कर टिश्यू पेपर उड़ाएं। तो गुब्बारे फुलाने से क्या होता है कि जब हवा जाती है तो फेफड़े पर एक तरह से एक्सरसाइज होती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है पहले की अपेक्षा। लेट कर सोएं, कभी कभी पेट के बल लेटें, क्योंकि फेफड़े का अधिकतम हिस्सा पीछे की तरफ होता है, तो फेफड़े को ज़रा एक्सरसाइज मिल जाती है और फैलने सिकुड़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है। लेट कर या पेट के बल लेटने से फेफड़ा अच्छी तरह फैलता है, और फैलने से एक तरीके से फेफड़े की एक्सरसाइज हो जाती है। कैसे बढ़ाएं आप प्रतिरोधक क्षमता, मेन सबसे बड़ी चीज़ ये है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे सुबह आप गर्म पानी पिएं, और गर्म पानी में नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्की सी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, नींबू के अंदर ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। गर्म पानी पिएं, दाल खाएं, दाल मिक्स दाल खा सकते हैं, अरहर, मूंग, मसूर, चना, सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर फाइबर युक्त भोजन करें, जिसमें रोटी जो है वो मिश्रित आटे की रोटी खाएं, जिसमें गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, आस-पास की तमाम तरह की मिक्स कर देंगे तो फाइबर अच्छा मिलेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा।
सुबह का नाश्ता अच्छा खासा हो, ठीक ठाक हो। अदरक लहसुन का प्रयोग करें। अदरक लहसुन के प्रयोग से एक तरीके से बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है। फलों का सेवन करें पर्याप्त मात्रा में, खासकर विटामिन सी वाले फल। विटामिन सी में के अलावा भी आप सेब, केला, सेब, केला का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ती वाली सब्जी का इस्तेमाल करें। सुबह की धूप लगभग आधे 1 घंटे तक लें, क्योंकि इससे शरीर में विटामिन डी की मात्रा बरकरार रहती है। और इसके साथ साथ विटामिन सी की गोली के साथ साथ जिंक का क्या टैबलेट आ रहा है, उसका इस्तेमाल करें। सो इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और इस तरह से एक तरीके से आप जो है अपनी हल्की फुल्की जीवनचर्या को बदल कर व्यायाम करें। व्यायाम इस तरीके से करें कि जिसमें फेफड़े की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी समस्या से डरें ना। डरने से साइकोलॉजिकली एक इफ़ेक्ट पड़ता है कि मुझे ये समस्या है तो किसी और को ना हो जाए, किसी और को ना हो जाए। बल्कि एक सामान्य समस्या की तरह लें, खुद एहतियात बरतें, आइसोलेट रहें, साफ़ सफाई करवाएं। जो घर जहाँ रहते हैं आप उसको डिसइंफेक्टेंट करवाएं। कपड़े का जो इस्तेमाल करते हैं वो कपड़े को बार बार अच्छे ढंग से अलग रखें। और आसपास के जो लोग हैं, खासकर जो 60-70 से ऊपर हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रहें। और अगर इस तरह से नियमित दिनचर्या अपनाते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, तो ये बीमारी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।